नमस्कार दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने अंतिम खंड में, जो हम लोग आर ओ ए आर ओ का पेपर कर रहे थे 2024 का। उसमें 104वां प्रश्न है कि कोयले के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, यानी कि विश्व का सबसे अग्रणी उत्पादक है भारत, या उत्पादकों में से एक है, ऐसा लिखा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लिखा है। और दूसरा लिखा है कि इंडिया हैज़ वास्ट कोल रिजर्व्स इन स्टेट लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ में कहता है कि कोयले के विशाल भंडार हैं। तो दोनों ही सही कथन है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सही है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक देशों में सबसे ज़्यादा चीन है। चीन में अच्छे क्वालिटी का कोल जो एंथ्रासाइट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। भारत में जो है वो लिग्नाइट कोल भी पाया जाता है और लोअर ग्रेड कोल पाए जाते हैं। उसके बाद यूएसए है, इंडोनेशिया आदि है। वहीं भारत में बात करें कोयले के क्षेत्र में, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल कोयले के भंडार वाले क्षेत्र हैं। अगला जो है लिस्ट दी हुई है दो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। देखते हैं, मैच करना है। तो पॉपुलेशन डे यानी कि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। वन ओजोन विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। तो यहाँ पर हम लोग मैच कर लेंगे, वन्य जीव दिवस 3 मार्च याद रखिएगा, और स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछा हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में स्थित है। तो कहता है कि इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर की लेंथ है। तो एग्जैक्ट 2500 नहीं है, 2500 से अधिक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और उत्तर पूर्वी पर है, ऐसा ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ये सही है, जो है उत्तर पूर्वी ही है, नॉर्थ ईस्ट ही है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी ही है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो इस प्रकार केवल एक स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर गलत लिखी हुई है, ठीक है। कुछ 2500 से ऊपर जो है इसकी लंबाई होती है। अगला कहता है कि अ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, यानी कि यदि एक बीते हुए दिन के एक दिन पहले की बात करें तो रविवार था, तो कल के एक दिन बाद के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि अगर आज आप यहाँ खड़े हो, टुडे, ठीक है, बीते हुए एक दिन पहले यहाँ पर संडे था, ठीक है, मैं इसको टुडे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहता है कल के एक दिन बाद के 3 दिन बाद, 1 2 3, ठीक है। तो आप संडे अगर ले लो, संडे, तो सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो रविवार होना चाहिए। तो संडे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, देखना है कि कौन सा सही है। पहला कहता है कि शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को स्वीकार करने का अधिकार। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सॉरी, दूसरा ही पढ़ दिया हूँ, तो दूसरा तो पहला पढ़ना है। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। अ कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सही बात है कि कोई कंडीशन जो है वो मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त होती है, यानी कि इसेंशियल होती है टू द मेन पर्पस ऑफ द कंटेंट के, क्योंकि शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को स्वीकार करने का। तो शर्त जो है अनुबंध को स्वीकार करने का भी आदेश देना ही देना चाहिए, ऐसा क्या है कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कम समझ में आने वाला प्रश्न है। तो ए सही लग रहा है, बी गलत है। उस हिसाब से देखते हैं कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है मीना माता रोग। तो जब भी मीना माता है तो ये जान जाइए कि जो मरकरी है उसके कारण से मीना माता डिजीज़ हुई थी, जापान में फैली थी, ठीक है। मीना माता जो है ब्रेन में यानी कि न्यूरो डिसऑर्डर करता है, तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। मीना माता रोग मरकरी प्रदूषण के कारण होता है, और 1956 में पहली बार जापान में क्यूशू द्वीप में फैला हुआ था। चलिए अगला आता है कि कुछ ठोस के जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करता है। पहला करता है कि यंग मॉडुलस ऑफ रबर, यानी कि यंग का जो रबर का यंग गुणांक होता है स्टील की तुलना में अधिक होता है। तो सही है। आप लोग अगर 11th में पढ़े होंगे या 10th तक अगर साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यंग मॉडुलस जो है स्टील का अधिक होता है। तो यहाँ पर कहता है कि स्टील की तुलना में, अच्छा, रबर का अधिक होता है, नहीं गलत है। फिर ये कह रहा है कि रबर का यंग मॉडुलस जो है कम होता है, ठीक। ई ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन ई ऑफ रबर, ठीक है। क्यों? ई जो है वो यंग मॉडुलस दिखाता है इलास्टिसिटी, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला है कि किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है।
स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉयल इज डिटरमाइंड बाय शेयर मॉडुलस। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। कोई भी अगर कुंडली है या कॉयल है तो उसमें शेयर मॉडुलस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा उसमें खिंचाव होगा, तो बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, तो अब देखिए जनगणना के क्वेश्चन में 1972 भी आता है और 1981 भी आता है। रिपन जो है, रिपन उसने कराई थी आपकी नियमित जनगणना, यानी कि 81 में हुई, फिर 10 साल बाद 91 में हुई, फिर इस तरह से। ठीक है, लेकिन शुरुआत किसने कराई थी, तो वो लॉर्ड लिटन ने कराई थी। ठीक है, सॉरी रिपन नहीं, मेयो के कॉल मेयो के काल में जो है, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, मैं गलत बता दिया हूँ। देखिए को आंसर तो यहाँ पर लॉर्ड मेयो हो जाएगा, लेकिन इसमें भी देखते हैं कि 1972 में मेयो का कार्यकाल था, मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, 72 में मेयो का कार्यकाल था और 81 में लॉर्ड रिपन आते हैं। ठीक है, तो लिटन कहीं नहीं आते हैं, तो बस इतना याद रखिएगा कि 1872 में मेयो ने पहली बार जनगणना कराई, लेकिन वो नियमित जनगणना नहीं थी, यानी कि हर 10 साल पर नहीं होती थी, हर 10 साल पर। ठीक है, 1881 में जो रिपन ने कराई वो जो है नियमित जनगणना थी। ठीक है, तो एक बार ईयर करेक्ट कर लीजिएगा उस हिसाब से। अगला प्रश्न आता है 112वां प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सा सुमेलित नहीं है, किसके हिसाब से पूछा है प्रश्न, तो G20 के शिखर सम्मेलन में पूछ रहा है। तो डायरेक्टली जान जाइए कि ब्राज़ील में जोको विडोडो जो है इससे सुमेलित नहीं है, प्रतिभागी मुखिया। ठीक है, कौन कौन था G20 के शिखर सम्मेलन में, तो अर्जेंटीना के अल्बर्टो फर्नांडीज थे, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो थे, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज थे, जबकि ब्राज़ील के लुइस इनसासियो लूला दी सिल्वा थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, जोको विडोडो जो है वो नहीं थे। 113वां प्रश्न है यहाँ पर, वन्य जीव के संरक्षण के बारे में पूछा हुआ है। क्या प्रश्न पूछा हुआ है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, तो केवल यहाँ पर वर्ड लगाया है, तो इसको हम लोग को बहुत केयरफुली पढ़ना है। दूसरा कहता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट एम करता था वाइल्ड एशियन एलिफेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वाइल्ड लगाया है, यानी कि देसी एलिफेंट से इसका कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है क्वेश्चन। देखिए इसमें जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आता है, वो लीगल फ्रेमवर्क तो है, लेकिन केवल वाइल्ड एनिमल्स के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये सारे एनिमल्स के लिए होगा, वाइल्ड हो या ना हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो केवल एशियन एलिफेंट्स के लिए होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए दूसरे प्रजाति के एलिफेंट्स अगर वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स के लिए होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि कोई देसी डोमेस्टिक एशियन एलिफेंट है तो उसके लिए भी होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट है दोनों ही क्वेश्चन में, एक बार आंसर के थ्रू चलते हैं। तो सही है कि देखिए जो मैं बता रहा था कि दोनों आंसर नहीं होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के लिए है, यानी कि जंगली जानवरों के साथ पौधों के लिए भी है। ठीक है, जंगली जानवर है और पौधे भी हैं, तो जो मैं सोच रहा था कि डोमेस्टिक के लिए होगा, डोमेस्टिक के लिए नहीं है, बस पौधों के लिए है। ठीक है, फिर कहता है प्रोजेक्ट एलिफेंट के द्वारा जंगली एशियाई हाथियों के साथ साथ पालतू हाथियों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो दूसरे वाले में बिल्कुल सही लॉजिक लगाया था। ठीक है, पहले वाले में यह है कि केवल जंगली जानवर नहीं होंगे, जंगली जानवर प्लस प्लांट्स की स्पीसीज भी होंगी। अगला कहता है कि रमेश की ऊंचाई अगर 5 फीट है तो नैनोमीटर में बता दीजिए, तो ठीक है आसान प्रश्न है, इसको चेंज कर लेंगे अब अपन। ठीक है, तो अब इस ऑप्शंस में से कोई नहीं है एक्सक्यूज मी, इतना होना चाहिए। तो अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकल सकती, 152.4 की बात करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती, तो जो लमसम आता है उसको लगाना चाहिए था। हालांकि इसका जो आंसर ये लोग दे रहे थे वो डी दे रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैसे दे रहे थे। चलिए फिर अगला आता है कि 2011 की अगर भारत की जनगणना की बात करें तो घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को निम्नलिखित में से एक सही क्रम है, यानी कि जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पर सबसे अधिक और यहाँ पर सबसे कम के ऑर्डर में हम लोग को लगाना है घटते हुए। ठीक है, तो आपको पता है कि बिहार जो है मोस्ट पॉपुलस डेंसिटी वाला राज्य था और उसके बाद पश्चिम बंगाल होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 860 वोट के आसपास है। ठीक, तो ये आंसर डी
यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आंसर सी दिया है जो कि गलत है। इनके एक्सप्लेनेशन से ही अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बिहार होना चाहिए, तो सी में पश्चिम बंगाल है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश। 829 उत्तर प्रदेश में दे रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी एवरेज। स्मार्ट इंडिया कॉन्क्लेव 2023 के बारे में एक क्वेश्चन पूछा कि मेजबानी इंदौर ने की थी और आयोजन जो है सितंबर माह में हुआ था, तो काफ़ी करंट का क्वेश्चन है। अभी फिलहाल जो है एग्जैक्टली याद नहीं है। देख लेते हैं कि आंसर क्या है। आंसर जो है दोनों सही है, यानी कि जो आपका स्मार्ट इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हुआ था वो इंदौर में ही हुआ था। इंडिया स्मार्ट कॉन्क्लेव इंदौर में हुआ था। और जो है दूसरा पॉइंट कहता है कि सितंबर में हुआ था। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला यहाँ पर 4 ऑप्शन देता है। क्या क्या है, कह रहा है कि कुछ अधिनियम दिए हुए हैं और उनको कालक्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको लगाना है। जैसे एज ऑफ कंसेंट दिया हुआ है तो 1915 के आसपास में एज ऑफ कंसेंट आई थी। यूनिवर्सिटी एक्ट आया है तो ये मुझे लगता है 1902-3 के आसपास में यूनिवर्सिटी एक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेक्स लोकी अधिनियम के बारे में पता नहीं है और बंगाल टेनेंसी के बारे में एग्जैक्टली 1800 कुछ का होना चाहिए। तो देखते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम तो मैंने सही बताया है, लेकिन एज ऑफ कंसेंट जो है 1891 है। ठीक है, तो 1891 है। लेक्स लोकी अधिनियम एक है 1950 में, और बंगाल टेनेंसी एक्ट जब आपका आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब आया था। तो फिर से एक बार याद करेंगे कि लेक्स लोकी जो है वो सबसे पहले आया था 1850 के आसपास में आया है। बंगाल टेनेंसी 1885 में आया है जब आपकी आईएनसी बनी है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है। एज ऑफ कंसेंट आया 1891 में कि आयु की सहमति अधिनियम, यानी कि किस एज में जो है शादी विवाह करना चाहिए लड़कियों का लड़कों का। ठीक है, तो उसको एज ऑफ कंसेंट बोलते हैं। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये तो मुझे पता था क्योंकि इसमें कर्जन के टाइम में आया था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। तो अन्य भी रिफॉर्म हुए थे जिसमें एक यूनिवर्सिटी एक्ट भी था, तो याद रखेंगे 1904 में आया था। ठीक है, तो चारों एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि रिपीटेड है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछता है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो इसमें कार्ल मार्क्स जो मैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी एंड टैक्सेशन की बुक लिखे थे, इसको करेक्ट टिक करिएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही सुमेलित है। जैसे एडम स्मिथ की जो बुक है वो है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, जेएम कीन्स की है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और गुरनार मंडल की है एशियन ड्रामा। ठीक है, तो ये बुक जो है कहीं ना कहीं आप लोग शॉर्ट नोट में इसको नोट करके चलिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं और इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आरओ 2024 के पेपर में आया हुआ प्रश्न था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें क्रोनोलॉजी लगानी है। ठीक है, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनकी क्रोनोलॉजी लगानी है। तो पहला ऑप्शन जो है वो है लेक्स लॉकी एक्ट कब आया था, इसके बारे में पूछ रहा है। दूसरा है बंगाल टेनेंसी एक्ट या बंगाल का टेनेंसी अधिनियम कब आया था। तीसरा है आयु की सहमति या एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था। और चौथा है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भारत विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और इस हिसाब से क्रोनोलॉजी लगानी थी। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो मीडियम टू हार्ड कैटेगरी के होते हैं, ये मॉडरेट या हार्ड में रखे जा सकते हैं। तो इसमें सबका अगर ईयर आपको याद हो बेसिकली कम से कम 3 का, तो आप चीज़ों को क्रोनोलॉजी में आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में आया था, 1850 का एक्ट है। बंगाल का टेनेंसी एक्ट तब आया था जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। वहीं एज ऑफ कंसेंट 1891 में आया था, जबकि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपके लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया था, जो कि 1904 में आया था। तो मुझे लगता है इस हिसाब से अगर क्रोनोलॉजी लगाएंगे तो 1 2 3 4 विल बी द करेक्ट आंसर, और काफ़ी आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है। यानी पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हमने देख ही लिया है कि एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन बिल्कुल करेक्ट है। जेएम कीन्स का जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी भी सही है। गुरनार मंडल का एशियन ड्रामा भी सही है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं होगा, इनका कौन सा होगा। यहाँ पर
ठीक है, दूसरी बुक होगी, जबकि डेविड रिकॉर्डो का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी होगा। अगला है मीरात सिकंदरी बुक के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है कि देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ सुल्तान महमूद बेगड़ा ऑफ गुजरात। ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा ये। देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड रूट्स, यानी कि ट्रेड रूट्स का वर्णन था। ठीक है, मीरात सिकंदरी में तो ट्रेड रूट्स का वर्णन भी हो सकता है अगर ये बुक रिलेट करती है महमूद बेगड़ा से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि मीरात सिकंदरी एक बुक है जिसके लेखक इब्न मोहम्मद है, गुजरात के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। महमूद बेगड़ा गुजरात के शासक हैं। कहता है कि राज्य में सुख समृद्धि का वर्णन है और व्यापार वाणिज्य की उन्नति इस समृद्धि का कारण रही है, जो उसके राज्य के व्यापारिक मार्गों की सुरक्षित आवाजाही के कारण संभव हुई है। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखिएगा, बुक का नाम है मीरात ए सिकंदरी। ठीक है, बाई इब्न मोहम्मद। अगला आता है, कहता है मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में कौन सा है। तो श्रीकाकुलम जो है वो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, बाकी आपका बेलारी, चिकमंगलूर और शिमोगा ये तीनों मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, तो श्रीकाकुलम नहीं है। ठीक है, तो मैग्नीज जो है लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, और ऐसे समझिए कि जहाँ पर Fe पाया जाता है वहाँ पर लगभग मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, श्रीकाकुलम कहाँ पर है, तो ये है ही नहीं कर्नाटक में, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ से ये जो है आंध्र प्रदेश का एरिया बनेगा। अगला प्रश्न देता है कि अरब प्रायद्वीप का हिस्सा कौन सा नहीं है। ठीक है, जो अरब पेनिनसुला वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला आप देखते हो कि आपका इंडिया है। ठीक है, और गुजरात से ऐसे सटा हुआ इधर जो है ऐसे अरब पेनिनसुला जो जाता है। ठीक है, वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया। सीरिया सबसे साइड में दिखता है। ठीक है, और आपका कुवैत तो होना चाहिए, कुवैत होना चाहिए, ओमान भी होना चाहिए, तो 1 और 3 तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, कहता है कौन सा नहीं है, तो सीरिया यानी कि 4, 1 गलत हो सकता है, तो ओनली 4। देखिए बिल्कुल सही बताया हूँ, तो यहाँ पर कुवैत जो है वो नहीं है। सीरिया, इराक और ओमान जो है ये आपके अरबियन पेनिनसुला का हिस्सा है। ठीक है, देखिए सऊदी अरब आता है, ओमान आता है, यमन आता है, कुवैत, कतर, बहरीन आता है, संयुक्त अरब अमीरात आता है, और इराक, जॉर्डन दक्षिण अरब प्रायद्वीप में शामिल है। तो अगला प्रश्न है हम लोग का कि चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन यानी कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि जो था उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा पेलोड का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर APX से किया गया था, जिसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, जो कि किसी भी चट्टान को उसके आसपास जो चंद्रभूमि में चट्टानें थीं उनकी सहायता से इस तरह के मिनरल्स को या एलिमेंट्स को ज्ञात करने के लिए APSX का प्रयोग किया गया था। वहीं इल्सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंप जो अगर आ रहा है कि नहीं ऐसा जानने के लिए चंद्रमा पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर सूची दिया हुआ है कि कौन सा बैंक कब आया था। तो इलाहाबाद बैंक जो है वो शायद 1865 में आया था, तो A का 3 होना चाहिए। ठीक है, A का 3 ऑप्शन B करेक्ट हो गया। ठीक है, तो याद कर लीजिए इलाहाबाद बैंक जो अब इंडियन बैंक के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये 1865 में आया था। वहीं 1881 में अवध कमर्शियल और पंजाब नेशनल बैंक 1894 में आया था। ठीक है, तो 1894 भी याद रख सकते हैं। अगला एम्पीडा के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी स्थापना 1972 में हुई, मुख्यालय कोलकाता में है। तो देख लेते हैं आंसर कि केवल पहला आंसर सही है, यानी कि एम्पीडा जो है ये 1972 में स्थापित तो हुआ था, जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कोच्चि केरल में है। ठीक है, क्योंकि ये समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि समुद्री उत्पाद से रिलेटेड है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्पीडा जो है वो आपका कोच्चि केरल में अपना मुख्यालय रखता है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग की
क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 यहाँ पर स्कीम्स दी हुई हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, मुस्कान स्कीम, मिशन इंद्रधनुष और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो मिशन इंद्रधनुष मुझे लगता है कि 2014 में आया था, ठीक है, तो सी का 1 लगा देंगे। इस हिसाब से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। गरीब कल्याण पैकेज आया था 2020 में, मुस्कान स्कीम आई थी, मुझे लगता है कि जिसके थोड़ा होठ कटा रहता है जिन बच्चों के, ठीक है, तो उनको ठीक करने के लिए मुस्कान स्कीम आई थी 2020 21-22 में। इंद्रधनुष आया था 14 में और प्रधानमंत्री जन आरोग्य आया था 2018 में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 तरह की योजना है, पहला है ट्रांसजेंडर के लिए और दूसरा जो है भीख मांगने वाले बच्चों के लिए है। चलिए अगला है, यहाँ पर असर्शन रीजन दिया हुआ है, 2 असर्शन रीजन है। कहता है कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लेखांकन जो है व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर इससे रिलेट करके देखा जाए तो पहला कहता है कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है क्योंकि लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट होगा कि वो एक्सप्लेन भी करता है और एक्सप्लेनेशन सही भी है, दोनों स्टेटमेंट। फिर कहता है कि किडनी स्टोन किसके कारण, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्जेलेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण गुर्दे की पथरी बनती है। टमाटर और बैगन के बीज जो हैं वो जाकर के कैल्शियम ऑक्जेलेट फॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, ठीक है। फिर आता है सर्जन रीजन का क्वेश्चन, तो यहाँ पर कहता है कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, सही है, क्योंकि उसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ऐसा ये कह रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, दोनों सही है, लेकिन इस कारण से इसमें जो है फास्फोरस की कमी होती है, ऐसा नहीं है, यानी कि ऑप्शन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है। अगला देखते हैं किसके बारे में पूछ रहा है कि फर्स्ट मैन मेड रूबी लेज़र के बारे में पूछ रहा है। तो रूबी लेज़र ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था और रूबी लेज़र ने लाल प्रकाश पुंज, मुझे लगता है कि लाल को उत्पन्न किया था, तो केवल 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सबसे अच्छा लेज़र जो होता है वो रूबी लेज़र होता है। यहाँ पर फेस्टिवल दिया हुआ है और स्टेट दिया हुआ है उससे रिलेटेड, तो जैसे हॉर्नबिल है, ये नागालैंड का फेस्टिवल है, ठीक है, तो ए का डी लगा देंगे। वहीं आपका हेमिस जो होगा वो आपका लद्दाख का होगा, संगाई जो होगा वो मणिपुर का होगा और राजहंस जो होगा वो आंध्र प्रदेश का होगा, तो टिक कर लेते हैं जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार देख लीजिए कि हॉर्नबिल नागालैंड का है, संगाई मणिपुर का है, राजहंस आंध्र प्रदेश का है और हेमिस लद्दाख का है, तो जो ऑप्शन सी सही है उसको टिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है, रीगा, रॉटरडैम, जाग्रेब और ज्यूरिख। तो रॉटरडैम जो है कैपिटल नहीं है, तो 2 तो कैपिटल नहीं होगा, ठीक है, तो 2 के साथ ये 2 ऑप्शन है, यानी कि 2 और 4 या 2 और 3। तो क्रोएशिया का मुझे लगता है जाग्रेब है कैपिटल, तो ज्यूरिख नहीं होगा, तो 2 और 4 ऑप्शन जो हो डी ऑप्शन टिक करिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीगा जो है लातविया की राजधानी है, रॉटरडम राजधानी नहीं है, व्यापारिक बंदरगाह है, जबकि ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा नगर है, जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर कि झूमिंग दिया हुआ है, मिल्पा और लदांग दिया हुआ है। तो मिल्पा जो है वो आपका शायद साउथ ईस्ट एशिया का है, झूमिंग झूमिंग जो है साउथ ईस्ट एशिया का है, ठीक है, और लदांग जो है वो श्रीलंका का है और मेक्सिको का शायद मिल्पा है, देखते हैं। तो बी ऑप्शन सही है, यानी कि 1 और 2 सही लिया हुआ है, अच्छा ये मिला हुआ है, ओके। मिल्पा जो है मेक्सिको का है, लदांग जो है वो श्रीलंका का नहीं है, लदांग शायद इंडोनेशिया का है क्या, ठीक है, तो लदांग जो है इंडोनेशिया का पद्धति है, ठीक है। श्रीलंका में चेना है, ठीक है। अगला एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनाउंस किए थे ऑपरेशन अजय, और ये जो है शुरू हुआ था इंडियंस को इजराइल से लाने के लिए, तो बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है शायद, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। अगला यहाँ पर 134वां प्रश्न, आर्टिकल 124 के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। 132 के बारे में बात करता है अपीलीय न्यायालय, शायद ये गलत है, देख लेते हैं। 143 एडवाइजरी जो बिल्कुल सही है। 136 कहता है कि अपील बाय सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव, तो ए जो है यहाँ पर
सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अच्छा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं हो सकता, 129 या 28 में होना चाहिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो 129 में प्रावधान अभिलेखीय न्यायालय, बाकी 132 में उच्चतम न्यायालय की अपील लिए अधिकारिता होती है, जो मुझे लग रहा था गलत है, ये गलत नहीं है, सही है, ठीक है। यानी कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो होता है 132 में होता है। इसको पूरा नहीं पढ़ा, मुझे लगा कि केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कहता है अभिलेखीय न्यायालय और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये गलत है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है 129 में होता है, ठीक है। फिर बात आती है पिछवाई पेंटिंग की। तो पिछवाई पेंटिंग जो है किससे रिलेटेड है, तो ये शायद श्रीनाथ जी से रिलेटेड है पिछवाई पेंटिंग, यानी कि काले वाले जो कृष्ण देवता होते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा, वो खूब सारा डिजाइन रहता है, उनको पिछवाई पेंटिंग में किया जाता है। अगला यहाँ पर है साइमन कमीशन के बारे में। 2 बार भारत में आया, बिल्कुल सही है। सेकंड बार कब आया, 11 अक्टूबर 19 से 13 अप्रैल 1930 तक आया। तो ईयर एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं। बी ऑप्शन यानी कि इनकरेक्ट है। पहली बार आया था फरवरी मार्च 28 में, और अक्टूबर में दूसरी बार आया 28 में, ठीक है। वही जब दूसरी बार साइमन कमीशन चल रहा था तभी विरोध और दांडी यात्रा हुई थी, ठीक है। तो 30 में अपनी रिपोर्ट दी है। अगला ऑप्शन है, चलिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कि 3 है, 8 है, 13 है, 24 है, 41 है, 70 में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब मिसिंग नंबर कौन सा ये बताना है। तो 3 से 8 हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, फिर 8 से 13 हो रहा है, एक सेकेंड, 3 से 8 हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 8 से 13 हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 13 से 24 हो रहा है, 11 ऐड हो रहा है, ठीक है। 24 से 41 हो रहा है, 16 ऐड हो रहा है, 17 ऐड हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। इसमें देखें 0 है, इसमें देखें 6 है, इसमें देखें फिर 6 है, ठीक है। 41 से 70 हो रहा है, यहाँ पर 29 है, ठीक है। तो 12 है, ठीक है। अट्ठारह होना चाहिए, 18 ऐड होगा, यानी कि 18 का डिफरेंस होगा, इसमें 18 ऐड हो जाएगा। 8 9 17 के साथ हाथ से लगाए 1 3 1 4 47, यानी कि इसमें 47 ऐड होगा। 117 ऑप्शन आना चाहिए, सही है, ठीक है। 47 ऐड होगा। चलिए अगला ऑप्शन कहता है कि निम्न नेक्स्ट कौन सा भिन्न आएगा, ठीक है। तो पहला कहता है 1/2, फिर कहता है 3/4, 5/8, 9 आना चाहिए, 32 आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है स्थान। तो फार्मिंग सिस्टम रिसर्च जो है, कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, ये आपका मेरठ में स्थित है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं करजन के बारे में। इनको ग्रेनाइट की चट्टान स्थापित करना कहा गया और कलकत्ता निगम की नियम की घोषणा किया। तो एक तो सही है, ठीक है, और पहले वाले में डाउट था, मतलब दूसरा वाला तो सही है, पहले वाले में डाउट था, लेकिन उसको सही माना गया, ठीक है। तो ये एक 140 क्वेश्चन थे, अभी ये ख़त्म हो गया है। अब लोग नेक्स्ट ईयर का पेपर करेंगे।